नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी मालदीव रवाना, 60वें स्वतंत्रता दिवस पर होंगे मुख्य अतिथि। अब मालदीव पड़ोस प्रथम नीति पर फोकस। पीएम मोदी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफर, सबसे लंबे कार्यालय वाले दूसरे पीएम बने। राहुल गांधी के आरोपों पर ईसीआई का पलटवार, कहा बेबुनियाद और भ्रामक। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ा, 13 अगस्त से लागू होगा नया कार्यकाल। हिमाचल में नशे का कहर, उड़ता पंजाब बन सकता है प्रदेश राज्यपाल की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की विदेश यात्रा के दूसरे चरण में अब मालदीव के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिटेन में ऐतिहासिक एफटीए समझौते और शाही मुलाकातों के बाद अब पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2 दिवसीय इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर मालदीव की आजादी की हर एक जयंती में शामिल होंगे। इसके अलावा भारत मालदीव के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक सहयोग को और गहरा करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। भारत और मालदीव के बीच करीब $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है और भारत मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक और विकास साझेदार भी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मजबूत सहयोग है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि ये दौरा सामरिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। यूके यात्रा की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बाद अब यह दूसरा चरण भारत की क्षेत्रीय कूटनीति का एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम का 2 दिवसीय दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अहम यात्रा के बाद उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि यह दौरा भारत और ब्रिटेन के साझा विकास और समृद्धि को नई दिशा देगा और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर हुए हैं। माना जा रहा है कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा और रोजगार तथा निवेश के नए अवसर खोलेगा। पीएम मोदी ने यूके पीएम स्टारमर को भारत आने का आमंत्रण भी दिया है। इसके अलावा पीएम ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात की और उन्हें एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पौधा भेंट दिया। यह भेंट भारत की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण की सोच को दर्शाता है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया और भारत पर हुए हमले की निंदा करने के लिए यूके सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को भारत यूके रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूके दौरा जहां कई अहम समझौतों के लिए यादगार रहा, वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर उनका सख्त रुख भी सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूके में साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ब्रिटेन किसी भी तरह के दोहरे मापदंडों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात के दौरान पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और ब्रिटिश सरकार द्वारा इस हमले की निंदा करने के लिए आभार भी जताया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक आजादी के नाम पर चरमपंथी ताकतों को सिर उठाने की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि लोकतंत्र को कमजोर करने वालों को अब जवाबदेही से गुजारना होगा। ये सख्त रुख ऐसे वक्त में आया है जब भारत बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की बात करता रहा है। यूके की धरती से आतंक के खिलाफ मोदी की ये हुंकार एक बड़ा संदेश है उन ताकतों के लिए जो छिपकर लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। पीएम मोदी अब देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। इंदिरा गांधी ने 4077 दिनों देश के बागडोर संभाली थी। वहीं पीएम मोदी ने 25 जुलाई 2025 को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अब भी इस सूची में सबसे ऊपर है।
है, जिन्होंने 16 साल 286 दिन तक लगातार देश का नेतृत्व किया था। खास बात यह भी है कि पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद जन्मे हैं और अब तक सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले नेता बन गए हैं। वे पहले गैर कांग्रेसी और पूर्व बहुमत से लगातार 3 बार सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री भी है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा और अब दिल्ली में भी उन्होंने नया इतिहास रच दिया है। राहुल गांधी के कर्नाटक लोकसभा चुनाव को लेकर लगाए गए आरोपों पर अब चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये बेबुनियाद और भ्रामक है। आयोग का कहना है कि न तो कांग्रेस न ही किसी कांग्रेसी उम्मीदवार ने परिणामों को चुनौती देते हुए कोई चुनाव याचिका दायर की है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि 1991 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 के तहत कानूनी विकल्प मौजूद होने के बावजूद कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में सार्वजनिक रूप से इस तरह के आरोपों का कोई औचित्य नहीं बनता। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार ने भी राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही। विशेष सारांश पुनरीक्षण 2024 के दौरान सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट की कॉपियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले की तादाद हर साल बढ़ रही है और ये आंकड़े अब चिंता का कारण भी बनते जा रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में 2 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता को अलविदा कह दिया है। यह आंकड़ा जितना बड़ा है, उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों लाखों लोग भारत छोड़कर विदेशी नागरिकता अपना रहे हैं। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने ये चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि पिछले 5 सालों में करीब 9.5 लाख से ज्यादा भारतीयों ने देश की नागरिकता का त्याग दी है। इनमें से ज्यादातर लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। भारतीय नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया भी अब डिजिटल हो चुकी है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद करीब 30 दिनों में ऑनलाइन रिन्यूकेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 60 दिन लगते हैं। और इतना ही नहीं, नागरिकता छोड़ने के बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सभी दस्तावेज भी सरेंडर करने पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत जैसे उभरते राष्ट्रों को छोड़कर लोग क्यों दूसरे देश में बसने को मजबूर हो रहे हैं? क्या यह सिर्फ बेहतर जीवन शैली की तलाश है या फिर सिस्टम से निराशा? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसको लेकर एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जो 13 अगस्त को खत्म हो रहा है। अब इसे अगले 6 महीने यानी फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। हालांकि अब एनडीए के विधायक खुद राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म कर चुनी हुई सरकार की बहाली की मांग कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों पर चल रही बहस के बीच सरकार ने संसद में स्थिति साफ कर दी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में कहा है कि इन शब्दों को संविधान से हटाने की ना तो कोई योजना है और ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में आरएसएस सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि हमारे मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे और इन्हें आपातकाल के दौरान
जोड़ा गया था। होसबाले का बयान के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस तेज हो गई थी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इन दोनों शब्दों पर पुनर्विचार या संशोधन का फिलहाल कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही कोर्ट भी पहले स्पष्ट कर चुका है कि समाजवाद कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है और पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या इस संवैधानिक बहस का कोई राजनीतिक असर दिखेगा या ये केवल वैचारिक चर्चा तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल के लिए सरकार ने इस पर विराम लगा दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान की मुश्किलें अब और बढ़ गई है। जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में अमानुतुल्लाह खान के अलावा 6 और लोगों के नाम शामिल है। मामला 10 फरवरी 2025 का है, जब क्राइम ब्रांच की एक टीम 2018 के हत्या के प्रयास के केस में फरार चल रहे आरोपी शाहबाज खान को पकड़ने जामिया नगर पहुंची थी। इसी दौरान टीम पर कथित तौर पर हमला हुआ। पुलिस का आरोप है कि इस हमले में अमानुतुल्लाह खान और उसके समर्थक शामिल थे। इस घटना के बाद अमानुतुल्लाह खान ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो 13 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी और जांच में सहयोग करने को कहा है। इसके बाद खान जामिया नगर थाने पहुंचे, जहां उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। 25 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपए के मुचलके पर अग्निमत जमानत दे दी थी, लेकिन अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनका कानूनी संकट गहरा गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कोर्ट क्या रुख अपनाती है और क्या आम आदमी पार्टी अपने विधायक के पक्ष में खड़ी नजर आती है या नहीं। फिलहाल अमानुतुल्लाह खान जमानत पर है, लेकिन केस अब कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। नशे के बढ़ते खतरे ने हिमाचल प्रदेश की शांतवादियों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। राज्य में नशे से जुड़े मामलों में बीते 11 सालों में 340% के चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने इसे गंभीर सामाजिक संकट करार देते हुए चेताया कि ये अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो हिमाचल प्रदेश 2030 तक उड़ता पंजाब बन सकता है। राज्यपाल का कहना है कि यह सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने का सामाजिक मिशन है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस लड़ाई में एकजुट हो। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 15 से 30 साल की युवा सबसे ज्यादा नशे की चपेट में है। सूबे में पुनर्वास केंद्रों की भारी कमी है और कई विश्वविद्यालय में अब छात्रों से ड्रग्स के खिलाफ शपथ भी ले रहे हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि अगर कोई छात्र नशे में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ संस्थान से निष्कासन तक की सख्त कार्रवाई हो सकती है। क्या हिमाचल उड़ता पंजाब बनने से बच पाएगा? सवाल बड़ा है और जवाब अब सिर्फ नीति नहीं, कार्रवाई से आएगा। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के झालावाड़ से। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक सरकारी स्कूल की छत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के वक्त स्कूल में करीब 60 बच्चे मौजूद थे। छत गिरते ही स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और बच्चे मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत जेसीबी मशीन मंगवाकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और तेजी से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। अब तक 4 बच्चों की मौत की सूचना सामने आई है। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। कई घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने सभी घायलों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल का भवन काफी पुराना था और इसकी हालत जर्जर थी। बारिश में छत से पानी टपकने की शिकायतें पहले भी की गई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह हादसा एक बार फिर सरकारी स्कूलों की बदहाली को उजागर करता है और सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। शेयर बाजार में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमजोर शुरुआती देखने को मिली है। बीएसई सेंसेक्स 118 अंक टूटकर 82,065 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 91 अंक पर गिनकर 25,010 के स्तर पर पहुंचा है। शुरुआती कारोबार की कुछ ही देर में सेंसेक्स 288 अंक लुढ़क कर 81,895 और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,952 पर ट्रेड करता दिखा। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स भी सुबह 8:40 पे 131 अंकों की गिरावट के साथ 24,964 पर कारोबार कर रहा था, जिससे गैप डाउन ओपनिंग के संकेत पहले से ही मिल गए थे। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गुरुवार को एशियाई बाजारों में भी
गिरावट रही। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.55% और टॉपिक्स इंडेक्स 0.73% गिरा। ऑस्ट्रेलिया का AX 200 भी 0.51% नीचे आया। हालांकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स स्थिर रहा। आवाज इंडिया में देश दुनिया की बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।